हेलो स्टूडेंट। सी लैंग्वेज की जैसे कि हम लोग जानते हैं, सी लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो कि बीटेक, एमसीए, बीसीए, बीएससी आईटी और बहुत सारे जितने भी आपको डिप्लोमा के कोर्स हैं, कोई भी कोर्स है जिसमें प्रोग्रामिंग और या डेवलपर आप बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सी लैंग्वेज पढ़ना बहुत ज़रूरी। तो सी लैंग्वेज आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग पहले देखते हैं उसकी हिस्ट्री क्या है। सी लैंग्वेज, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब इसको बनाने की वजह क्या थी और क्यों थी, क्या हिस्ट्री थी, इसके बारे में हम लोग देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि इसको बनाया किसने। सी लैंग्वेज क्या कहती है, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में क्या है। सी लैंग्वेज डेवलप करी गई 1972 में बाय डेनिस रीची। ये है डेनिस रीची। डेनिस रीची ने ये क्या कर रहे थे, एट बेल लैबोरेटरी, बेल लैब था उनका, बेल लैबोरेटरी ऑफ AT&T अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ लोकेटेड इन यूएसए। यूएसए में एक लैबोरेटरी थी जिसका नाम था बेल लैबोरेटरी ऑफ AT&T के अंदर की। ठीक है। उसी के अंदर इन्होंने, डेनिस रीची ने सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया। तो सी लैंग्वेज, फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज किसको कहते हैं, हम इन्हीं को कहते हैं। ठीक है। सी लैंग्वेज से पहले भी कोई लैंग्वेज होगी जो कि सी लैंग्वेज की तरह से, मतलब सी लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से कुछ होगी। तो सी लैंग्वेज से पहले कुछ लैंग्वेज थी जिसका नाम था PCPL। इसी तरह से पीछे की लैंग्वेज आपकी बहुत सारी थी। तो उसी को धीरे धीरे देखते देखते आगे बनी। अब सी लैंग्वेज बनी क्यों? देखो, सी लैंग्वेज एक्चुअल में डेनिस रीची का, इन लोग का मेन पर्पस ये था कि हमारे पास उस समय एक ऐसी अच्छी लैंग्वेज नहीं थी जिससे हम एक ओएस बना पाए। ओएस क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए हम लोग क्या किया, यहाँ पर सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया इन लोगों ने, और उससे एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसका नाम यूनिक्स है। यूनिक्स सर्वर जो आज तक भी यूज होता है, एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी भी यूज होता है, वो सी लैंग्वेज में बना हुआ। ठीक है। तो सी लैंग्वेज को बनाने का मेन मोटिव यही था कि उनको, डेनिस रीची और उनकी टीम को एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना था जो कि बना बाद में, जिसका नाम है यूनिक्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, सी लैंग्वेज में क्या, बहुत सारे फीचर्स पहले की लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज अगर बनती है, मान लीजिए कोई भी लैंग्वेज बन रही है, तो उससे प्रीवियस कौन सी लैंग्वेज बनी है उससे कुछ फीचर कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके फिर इसको नई लैंग्वेज बना देते हैं। जैसे कि सी लैंग्वेज है, वो इससे पहले वाली लैंग्वेज का कुछ कुछ फीचर्स को कॉपी किया, उसको अपने में इंटीग्रेट कर लिया। कुछ क्या हुआ, सी से ऊपर वाली लैंग्वेज जैसे C++ है, जावा है, तो सी के कुछ फीचर कॉपी कर लिया और उसको अपने में इन्वेंशन कर लिया। तो वो फीचर आपस में लेता रहता है। ठीक है। तो सी लैंग्वेज में आपका हिस्ट्री में ये है। और इसमें क्या हुआ, अब देखते हैं हम इसको। ब्रीफ हिस्ट्री क्या है कि इससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज से पहले आपकी, सी लैंग्वेज आपकी कहां पर, ये ट्रेडिशनल, यहाँ पर सी लैंग्वेज यहाँ पर स्टार्ट हुई डेनिस रीची वाली। इससे पहले कौन सी लैंग्वेज थी, बी, जो 1972 में केन थॉमसन के करा था। इससे पहले BCPL थी जो मार्टिन रिचर्ड थी। उससे पहले एल्गोल थी जो भी क्या, इंटरनेशनल ग्रुप के हिसाब से, एक एक नाम से नहीं, पूरे ग्रुप के हिसाब से थी 1960 में। तो इन सब के, जैसे कि इन दोनों का फीचर कॉपी करके, फीचर्स कुछ कॉपी करके इन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया। सी लैंग्वेज की बाद में भी धीरे धीरे और अपग्रेड हुई। KRC हो गई, ANSI हो गई, ANSI IOC हो गई। इस तरह से हम लोग जब अभी भी देखते हैं ना, बहुत सारे लैंग्वेज में, मतलब से सील में, तो अलग अलग कंपाइलर और अपडेटेड होता रहता है। ठीक है। तो हम लोग जो पढ़े हैं मेन, अगर उसको देखा जाए तो 1972 में डेनिस रीची ने किया इसका इन्वेंशन। ठीक है। कहां पर? बेल लैबोरेटरी, बेल लैब में AT&T। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? जैसे कि लैंग्वेज तो हम लोग जानते ही हैं। लैंग्वेज क्या होती है, अगर कोई दो यूजर, मतलब हम लोग आपस में अगर किसी से बात करना है, किसी की अंडरस्टैंडिंग रखना है,
तो उसके बीच में कोई एक लैंग्वेज चाहिए, हमें किसी से बात करना है, किससे, तो या तो कोई लैंग्वेज ऐसी ही होगी। ऐसी क्या हुआ कि हमें अगर सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, सिस्टम से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए जो कि हमारे हार्डवेयर से कर पाए। ठीक है, हार्डवेयर से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ अगर हम इंफॉर्मेशन दें तो उधर से क्या हमारे पास रिप्लाई आए, तो वो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, is a programming language made of communication that used to share idea opinions with each other। ठीक है, ये तो नॉर्मल लैंग्वेज की बात करते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसी तरह से क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज, नॉर्मल से कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू प्रोग्रामर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर से हमें कम्युनिकेट करना है। अब कंप्यूटर मतलब सारे इसके बॉडी हार्डवेयर किस तरीके से हमारा काम कर रहा है, तो उसके लिए यूज करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की यूज करते हैं। ठीक है, इट इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटेन इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। बहुत सारी लैंग्वेज किसी भी लैंग्वेज में भी लिखी जा सकती है, क्या होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, हम एक एक टास्क बनता, तो प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है, सब क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सारा एक प्रोग्राम, छोटे छोटे प्रोग्राम को बना बना के छोटा छोटा बनाकर एक बड़ा प्रोग्राम बना के वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सेम तरीके से। ठीक है, अब हमें क्यों जरूरत पड़ती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हमें सबसे पहले जरूरत पड़ी कि जैसा हम लोग क्या किया, डेनिस रीची ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बनाया, वजह ये थी कि उनको एक ऑपरेटिंग सिस्टम नाम बनाना था जिसका नाम बाद में हुआ यूनिक्स। तो हमें क्या बनाना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ती है। वेब ब्राउजर, ब्राउजर बनाने की जरूरत पड़ी। ब्राउजर आप देखते हैं क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स जो है, ये सारे ब्राउजर बनाने के लिए एक हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूरत पड़ेगी। मोबाइल ऐप बनाना है आपको, डेस्कटॉप पैकेज बनाना है, वीडियो गेम बनाना है, जनरल सॉफ्टवेयर बनाना है, बिजनेस सॉफ्टवेयर बनाना है, एम्बेडेड स्ट्रक्चर बनाना है, बहुत सारे, यानी जितने भी सॉफ्टवेयर हमारे हैं, सॉफ्टवेयर जितने भी बनाना होगा, तो उसके लिए चाहे वो वेब बेस्ड हो, चाहे डेस्कटॉप बेस्ड हो, या मोबाइल एप्लीकेशन हो, या गेम हो, तो ये सबको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम यहाँ पे बनता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप की होती है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो टाइप की होती है, पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। एक आपकी मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं इसको, मगर मिडिल लेवल लैंग्वेज में ज्यादा फोकस नहीं होती, एक्चुअल में होती है दो लेवल, टू लेवल। ठीक है, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो जो लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो क्या होती है, मशीन पे डिपेंडेंट करती है और डायरेक्ट 0-1 से चलती है। लो लेवल लैंग्वेज वो 0-1 से चलती है, जो डायरेक्ट मशीन पे, इसमें कोई थर्ड रोल नहीं काम करता, मतलब डायरेक्ट मशीन से पहुंच जाती है। हम मशीन ऐसी लैंग्वेज बनाया कि 0-1 वाले कोड में हमने कोई प्रोग्राम भेजा मशीन को, वहां से हमें आउटपुट मिला। इसमें क्या होती है, दो तरीके से क्या होती है, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, जो नॉर्मल हम लोग सिर्फ 0 और 1 का यूज करते हैं। ठीक है, मशीन कोड में यानी कि 0 और 1 की बात करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज होती है। दूसरी होती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में भी बस सेम ही तरीके से रहता है, मगर उसमें थोड़े छोटे छोटे ना कमांड देते हैं। इसमें यहाँ पे कमांड नहीं कहते हैं उनको। assembly language also type of programming language that is designed to a specific process. It represents the set of instruction in a symbol that human understand. असेंबली लैंग्वेज में अगर हम लोग देखेंगे इसमें, सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम हम लोग जो बनाएंगे, तो इसमें ऐड, सम नाम से छोटे छोटे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, जिससे हम लोग किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, सम करते हैं, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे टास्क करते हैं। अब हुआ क्या कि हमारे पास मशीन लैंग्वेज थी, मशीन लेवल लैंग्वेज थी, जो कि लो लेवल लैंग्वेज का दो टाइप, एक मशीन और एक असेंबली, लो लेवल के दो टाइप। अब मशीन लेवल लैंग्वेज में अगर हमें कोई एक दो नंबर को ऐड भी करना रहता था,
तो उसको हम 0-1 या ऐसा टिपिकल टास्क में हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने के लिए बहुत टिपिकल काम करना पड़ता था, तब जाके हमें उसका आउटपुट मिलता था। एक प्रोग्राम लिखाना है, हमें 2 नंबर का सम करना है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज में आपने 0-1 में लिखना है। कितना लिखेंगे हम लोग, लिखते लिखते वो उसको मतलब यूजर फ्रेंडली नहीं था। ठीक है, बाद में असेंबली आई। असेंबली लैंग्वेज में भी कुछ ड्रॉबैक था, वो भी डायरेक्ट मशीन लेवल लैंग्वेज थी, आपकी लो लेवल लैंग्वेज थी। तो लो लेवल लैंग्वेज भी वो भी डायरेक्ट मशीन से ही काम करती थी। तो उसको भी अंडरस्टैंड करना हमारे लिए 2 नंबर का सम करना काफी कमांड लाइन पे चलाना था। उसमें भी सम करने में थोड़ा सा 2 नंबर का सम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। बाद में आई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज इज डिजाइन टू डेवलप यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड वेबसाइट। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर, अब हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर। यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर की बात है कि इसके बारे में हम और बात बताएंगे। यूजर फ्रेंडली मतलब कि हमारे जो हम तो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम जिसको दे रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसके लिए वो कितना यूजफुल है, इतना ईजी है। हम यहाँ बटन क्लिक किया, ये चीज काम, ये काम सब, कोई फॉर्म भरने का। इसके बारे में हम और बात करेंगे बाद में। दिस programming language require a compiler or interpreter to translate the program into machine language। हुआ क्या कि हमारे पास पहले से ही एक मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज जो कि डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर से कनेक्ट हो रही है। ठीक है, जो हार्डवेयर मतलब कि हमारा आउटपुट इनपुट कीबोर्ड सारा काम वो काम कर रही है। अब हमारे पास उसमें क्या हो रहा है कि हम मशीन लेवल लैंग्वेज में कोई अगर हम प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो वो थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। अब उसको टफ होने के लिए हमने क्या किया, जैसे कि यहां पर हम लोग देखते हैं, इसको समझते हैं। यहां पर ठीक, हमारे पास क्या है, पहले मशीन लेवल लैंग्वेज थी, ठीक, जो कि हमारे हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट थी, मशीन लैंग्वेज। इसको में अगर हमें कोई नंबर को, एक नंबर को अगर सम करना था, 2 नंबर को सम करना था, सम ऑफ 2 नंबर, मान एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं हम, सम ऑफ 2 नंबर, तो इसमें हमें एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, क्योंकि मशीन लेवल लैंग्वेज में अब हम 0-1 में हिसाब से कोई वैल्यू दे रहे हैं। अब इसको हमें लिखने में ऐसा प्रोग्राम हम लिख रहे हैं 0-1-1-0-1-0, तो इसका अर्थ फिर 0-1, ऐसे करके सारी 0-1 में लिख रहे हैं। तो ये क्या समझ में आएगा? हमें तो समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ इसके अंदर। तो इसके लिए इसके ऊपर आई एक लैंग्वेज जो आई हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज आपकी मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक, इसने क्या किया कि ये जो है कंपाइलर के थ्रू, ठीक है, इसने क्या किया कि हमने इसमें लिख दिया कोड। अब इसमें हमने लिख दिया, मान लिया void main, ठीक, printf हेलो, ठीक है, हमने हेलो प्रिंट करा दिया, या तो कोई एक वैल्यू 2 नंबर को सम करवा लिया। इसने क्या, ये जो हो रहा है, ये जो लिखा हुआ हमने प्रोग्राम, इसको हम लोग इजीली रीड कर पा रहे हैं। ठीक है, हमें लिखने में कोई दिक्कत हो रही है, हेलो की जगह कुछ और लिखना है तो यहाँ पर ये लिख देंगे। यहाँ पे अगर चेंज करना होगा तो आपको 0-1 में ही चेंज करना पड़ेगा, 0-1 में ही। तो ये समझने में हमारे लिए तो दिक्कत हुई, इसलिए हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज आई जो कि हमें बनाने में इजी पड़ी। मगर एक्चुअल में काम जो क्या किया, इसने इसको कंपाइल किया, ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया किससे? कंपाइलर या असेंबलर, इंटरप्रेटर से। ठीक है, कंपाइलर या इंटरप्रेटर से इसने ट्रांसलेट किया और इसको ट्रांसलेट करके मशीन कोड में बदल दिया। फिर उसके बाद वो हार्डवेयर से डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज का फायदा यही हुआ कि वो जो हो रहा है पीछे से बनाने में बहुत सारा लगा, तो लगाने पे क्या हुआ कि वो कंपाइल करके
मशीन लेवल लैंग्वेज में ही बनेगा, मशीन कोड में बदल देगा, फिर उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे यही चीज है। तो यहां पे यही कह रहा है कि जो आपका यहां पे यही कह रहा है, दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड द कंपाइलर और इंटरप्रेटर टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर, एक ट्रांसलेटर होता है, दो टाइप के ट्रांसलेटर होते हैं, एक ट्रांसलेटर दो टाइप के होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, जो ट्रांसलेट कर दिया उसको किसमें, मशीन लैंग्वेज में, तो क्या करने के लिए, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, जो कि हमारा एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन जाए, जो कि डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाए, हमारा आउटपुट दिख जाए। तो जो हमें क्या हुआ, फायदा क्या हुआ मशीन लैंग्वेज का, कि हमें लिखने में, कोई प्रोग्राम लिखने में बहुत इजी होगी। अब उस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज बनती गई, धीरे धीरे आगे भी बन गई। जैसे कि सर मैं, द मेन एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इजी टू रीड, राइट और मेंटेन। हम लोग इजी तो रीड करते हैं, हमें समझ में आ जाएगा कि भाई ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, क्या इस कैसे लिखना है और कैसे इसको मेंटेन रखना है। ठीक है, इस समय बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, PHP, C#, C++, ऑब्जेक्टिव सी, कोबल, पर्ल, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जो कि इस समय हाई लेवल लैंग्वेज की तरह काम करती है। अब हाई लेवल लैंग्वेज में दो टाइप की होती है लैंग्वेज, एक होती है आपका प्रोसीजर लैंग्वेज, ठीक है, जो कि हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। प्रोसीजर लैंग्वेज क्या होती है, जो कि फंक्शन बेस पे काम करती है। हम लोग क्या करते हैं, सी लैंग्वेज में सिर्फ फंक्शन का ही काम करते हैं, फंक्शन, रूटीन्स और फंक्शन। ठीक है, हम लोग फंक्शन ही पे बनाते हैं, इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं। जैसे कि जावा में आप लोग ने पढ़ा होगा, तो इसमें क्लास और ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। और जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोई प्रोग्रामिंग जब पढ़ेंगे ना, तो एक्चुअल समझ में आएगा। और इसमें हम लोग जब फंक्शन पढ़ेंगे सी लैंग्वेज में, तो वो और क्लियर हो जाएगी, भाई ये फंक्शन बेस्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज क्यों है। तो होती क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोसीजर लैंग्वेज और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है, वो तुम्हारी किस पे बेस्ड रहती है, फंक्शन पे बेस्ड रहती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज इज डिराइव फ्रॉम द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर या फंक्शन बेस्ड ओरिएंटेड, तीनों एक ही चीज है। अगर किसी के बारे में पूछ रहा है तो आप लोग तीनों एक ही चीज लिखेंगे, प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड लैंग्वेज और फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, बेस्ड अपॉन द प्रोसीजर कॉल कॉन्सेप्ट, इट डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू स्मॉल प्रोसीजर कॉल्ड फंक्शन। हम क्या करते हैं, एक बड़े से प्रोग्राम को छोटे छोटे फंक्शन में चेंज करते हैं, तो इसीलिए फंक्शन वाली ओरिएंटेड लैंग्वेज इसको हो गई है। ठीक है, तो इसमें इस समय जो हमारे पास जो सबसे पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पढ़ते हैं बेसिक। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो शायद जो SSC बोर्ड या किसी बोर्ड में पढ़ाई जाती है, तो बेसिक पढ़ा होगा, फॉर्टेन नहीं पढ़ा होगा। अगर तो सी लैंग्वेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपकी एक फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्या होती है कि ये सारा बेस्ड हो जाती है ऑब्जेक्ट पे। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो फीचर है, इसको हम लोग जब हम लोग कोई एक प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा इजी से समझ में आएगा। अभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है सिर्फ ऑब्जेक्ट पे बेस करती है, यहाँ पे फंक्शन नहीं होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग आगे भी देख लेंगे कभी बाद में, अभी के लिए इसको ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, न्यूरल लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश और रशियन, ये सब नॉर्मल सी बात होगी, इसमें अलग है। हमारे पास क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज में दो टाइप की होती हैं, आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज और आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है,
तो आपके हिसाब से फीचर जहाँ पे दिख रहा है आपको इसी तरह से याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। मिडिल लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। सी और सी प्लस प्लस को, सी और सी प्लस प्लस दोनों सेम ही है, सी प्लस सी का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। सी में और सी प्लस में दोनों में डिफरेंस ये है कि सी एक प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है और सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, तो सी लैंग्वेज को मिडिल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं कि सी के बहुत सारे फीचर ऐसे, कुछ सारे फीचर ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्ट क्या होते हैं, मशीन कोड में अप्लाई होते हैं, तो इसलिए उसको ना मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ये अगर किसी के बारे में पूछेगा मिडिल लेवल लैंग्वेज में, तो आप उसको सी को भी कह सकते हैं। अब सी के बारे में हम लोग देखते हैं, सी क्या है, सी किस तरीके से हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैसे यूज कर सकते हैं। सी क्या है, सी क्या है कि सी तो हम लोग सीखना ही है। अब सी लैंग्वेज को सीखने की क्या जरूरत है, इस समय हमारे पास मार्केट में बहुत सारी लैंग्वेज है जो कि एडवांस है। 1972 की लैंग्वेज हम लोग क्यों पढ़ें, वजह यह है कि सी लैंग्वेज को एक मदर लैंग्वेज कहते हैं, जो कि क्या होता है ना कि इस समय जावा का बहुत सारा फीचर जो है वो सी लैंग्वेज से उठाकर अपने में ऐड कर लिया। तो सी का जो फीचर है उसको अगर हम लोग को सीखना इसलिए जरूरी है कि सी बहुत सारी मैक्सिमम लैंग्वेज क्या होती है सी से कॉपी करके अपने बनाई, जैसे कि जावा हो गई, सी प्लस प्लस हो गई और सी शार्प हो गई। इस तरह से बहुत सारी लैंग्वेज जो होती हैं जो कि सी के फीचर्स को अपने में इनहेरिट कर दिया और अपनी एक नई लैंग्वेज बना दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल। अब इसमें देखो, सी लैंग्वेज डेवलप बाई डेनिस रिची, ठीक है भाई, इसने डेनिस रिची ने करा। और सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची फॉर क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशन। सिस्टम एप्लीकेशन मतलब कि वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि यूनिक्स है, दैट और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम और भी हैं कि जो छोटे छोटे हमारे पास जैसे डिवाइस होती हैं, जैसे हार्डवेयर डिवाइस सच एज ड्राइवर, कर्नल, इस तरह से जो मेन जो हमारे पास हार्डवेयर का ड्राइवर होता है ना, हार्डवेयर में कभी ड्राइवर यूज किया आप लोग ने, तो हार्डवेयर का ड्राइवर ये होता है कि हमारे हार्डवेयर को चलाने के लिए भी एक छोटे छोटे सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी बनाने में सी का बहुत ज़्यादा यूज होता है। एंड्रॉयड का जो एंड्रॉयड हम लोग यूज कर रहे हैं उसमें भी सी का ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मेजर पार्ट यूज करा गया है, कर्नल का पार्ट उसमें सी और उसमें एंड्रॉयड में यूज किया गया। ठीक है, अब सी लैंग्वेज को क्या कहते हैं, सी क्या है, एक मदर लैंग्वेज है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है, सी लैंग्वेज इज कंसिडर एज अ मदर लैंग्वेज of all the modern programming language because most of the compiler, JVMs, kernel, etc are written in C language। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई भी कंपाइलर, इस समय कंपाइलर भी बहुत सारे यूज़ करे गए हैं जो कि C लैंग्वेज में लिख कर रहे हैं, क्योंकि एक बार कंपाइलर बना, कंपाइलर डिज़ाइन आप लोग का सिलेबस में होगा, तो कंपाइलर डिज़ाइन जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग समझ में आएगा अगर सिलेबस में मिला तो। ठीक है, तो सी लैंग्वेज में लिखा गया है और सी लैंग्वेज बहुत सारे चीज़ें जो है इनहेरिट किए, इसीलिए और भी इसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलोड सी सिंटैक्स, फॉर द एग्जांपल सी शार्प, जावा, सी शार्प, ये सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प, ये डॉटनेट वालों का है, ये माइक्रोसॉफ्ट वालों का है, इसलिए सी शार्प इसका नाम है। ठीक है, हैश नहीं है, इसको शार्प कहते हैं, सी शार्प। It provides core concepts like the array, string, function, file handling, etc. that are being used in many languages like C++, Java, etc. बहुत सारी जो मेन चीज पार्ट है, जो फंक्शन का पार्ट हो गया, एरे का पार्ट हो गया, स्ट्रिंग का पार्ट हो गया, वो सारी चीजें आप सी से ही उठाई गई है, C++, जावा में, इसीलिए इसको मदर लैंग्वेज कहते हैं। C as programming language. A system programming language is used to create a system software. C language is a system programming language because it can be used to do low level programming, for example driver kernel। लो लेवल प्रोग्रामिंग की क्या होगा, इसको यूज के लिए किया जाता है, जैसे छोटे छोटे ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर मतलब वो हार्डवेयर, हमारे हार्डवेयर के छोटे छोटे जो मान लो कि आपका माउस का ड्राइवर हो गया, ऑडियो का ड्राइवर हो गया,
कैमरे का ड्राइवर हो गया, वाईफाई का ड्राइवर हो गया, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो उसके लिए भी यूज करा सी में लिखा था। तो इसको सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है। इट इज जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइस, ओएस, ड्राइवर, कर्नल, ईटीसी। लाइनेक्स कर्नल इज रिटन, यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों एक ही तरह से लगभग काम करता है, मगर लाइनेक्स का कुछ पार्ट जो होता है वो रिटर्न करा गया किसमें, सी में। इट कांट बी यूज द इंटरनेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, इंटरनेट प्रोग्रामिंग लाइक जावा, डॉट नेट, पीएचपी में ऐसा ज्यादातर ड्राइवर नहीं बनते। ठीक है। पीएचपी में सी एज अ प्रोसीजर लैंग्वेज, सी क्या है, एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। सी के हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या इसके, सी क्या है, एक प्रोसीजर लैंग्वेज है। प्रोसीजर मतलब फंक्शन, मेथड, रूटीन, सब रूटीन। आल्सो देखो यहाँ पे दिखा हुआ है प्रोसीजर, फंक्शन, मेथड। फंक्शन और मेथड दोनों सेम ही तरह है। रूटीन्स, सब रूटीन, और स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसमें। ठीक है। स्ट्रक्चर भी बात करेंगे तो उसको भी करेंगे। अब प्रोसीजर लैंग्वेज स्पेसिफाई अ सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑफ द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रोग्राम। ठीक है। अगर हमें पास बड़ा प्रोग्राम दिया हुआ है, बड़ा एक प्रोग्राम टिपिकल दिया हुआ है काम करने का है, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग चेंज कर देते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में, और सबको एक जगह पे ऐड कर लेते हैं। तो इसीलिए उसका प्रोसीजर वाला बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है। सी एज ए स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर और प्रोसीजर एक ही तरह है, मगर क्या लिख देते हैं यहाँ पर, बात वही पढ़ ली। यहाँ पे क्या कहे, स्ट्रक्चर मीन्स ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स और ब्लॉक, पार्ट्स और ब्लॉक में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वही फंक्शन की बात भी वही बात हो रही है। ठीक है। सी एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज है क्या होता है, सी इज कंसिडर्ड एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज बिकॉज इट सपोर्ट द फीचर ऑफ बोथ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। फीचर, कुछ फीचर इसके अंदर है जो कि लो लेवल लैंग्वेज के भी काम करते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के भी काम करते हैं, तो इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं, मगर आप लोग इसको हाई लेवल लैंग्वेज में ही कंसिडर कर रहे हैं। अ लो लेवल लैंग्वेज इज स्पेसिफिक ऑन टू वन मशीन, machine dependent, it is machine dependent, fast to run, but it is not easy to understand। लो लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल काम है, मगर वो काम करती है सबसे तेज, क्योंकि वो डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट करती है। हाई लेवल लैंग्वेज नॉट स्पेसिफिक टू वन मशीन, एक मशीन से नहीं होती और मशीन इंडिपेंडेंट रहती है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड तो इजी कर देती है, मगर मशीन इंडिपेंडेंट नहीं रहती। ठीक है। अब फीचर क्या है इसके, सी के फीचर ये हैं, सी क्या, सिंपल, मशीन डिपेंडेंट और पोर्टेबल। इसके बारे में हम लोग देखते हैं नीचे। सबसे पहला फीचर आपका सिंपल है। सी इज अ सिंपल लैंग्वेज इन द सेंस ऑफ प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर अप्रोच टू ब्रेक द प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स। पार्ट्स में चेंज करने का ऑप्शन रहता है कि भाई फंक्शन में हम लोग चेंज कर सकते हैं अलग अलग। द रिच सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन, डेटा टाइप्स, इसमें क्या है, पहले से बहुत सारे बहुत सारे फंक्शन पहले से ही बने हुए रखे हुए हैं, और डेटा टाइप बहुत सारे हैं, तो हम लोग उसमें बड़े बने बनाए फंक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर बनाने में। किसकी बात कह रहा है, मशीन डिपेंडेंट और पोर्टेबल। Unlike assembly language, C programs can be executed on different machine with some machine specific changes. There C is a machine independent language. मशीन क्या होता है, मशीन कुछ मशीन पर इसमें अलग अलग हार्डवेयर पे ही यहाँ पर नहीं चलता है और कहीं पर चल जाता है। तो सी लैंग्वेज इस समय क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, वो सब जगह मैक्सिमम जगह चल जाती है। ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेज, ऑल्दो सी इज इंटेंडेड टू लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। मिडिल लेवल लैंग्वेज के बारे में हम बता ही चुके हैं, इसका एक वो है, मिडिल लेवल लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि क्या करता है, ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट यूजिंग फंक्शन।
रिच लाइब्रेरी है, इसके अंदर बहुत सारी पहले से बड़े इनबिल्ट फंक्शन पहले से बने हुए हैं उसमें है। मेमोरी मैनेजमेंट है। मेमोरी मैनेजमेंट जब हम लोग कैलॉग मैलॉग जब पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जब तक देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, मेमोरी को मैनेज करना कि हम लोग जब प्रोग्राम ले लेते हैं तो 1 बाइट 2 बाइट का प्रोग्राम जिसे डेटा टाइप के हिसाब से लेते हैं प्रोग्राम, तो उसके बारे में बताएं। स्पीड क्या है, स्पीड बहुत तेज है इसकी, ठीक है, फास्ट है। पॉइंटर, पॉइंटर हम लोग क्या करते हैं, पॉइंटर सी प्रोवाइड द फीचर ऑफ पॉइंटर वी कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द मेमोरी बाय यूजिंग द पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है ना, पॉइंटर जब हम लोग क्या करते हैं उसमें मेमोरी में हम लोग कोई भी एक भी इंट ए लिख रहा है, तो एक इंट ए लिखा तो 2 बाइट का डेट जो स्पेस हमें जो दे रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हमारे मेमोरी से उठाता है। तो मेमोरी से जो वहाँ पे जो मेमोरी पे जिस एड्रेस पे दे रहा है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर बहुत जब हम लोग इसको हम लोग को सिलेबस में है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे। रिकर्सन का यूज़ कर सकते हैं, एक फंक्शन अगर खुद को कॉल कर ले रहा है, उसी फंक्शन को अपने को कॉल कर रहा है, उसको रिकर्सन कहते हैं। रिकर्सन का भी हम लोग पास सिलेबस में उसका प्रोग्राम जब हम लोग देखेंगे तो उसको आगे बढ़ेंगे। एक्सटेंसिबल, सी लैंग्वेज एक्सटेंसिबल बिकॉज इट कैन इजिली अडॉप्ट न्यू फीचर, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं इजीली, तो बहुत सारे फीचर हम लोग लाकर उसमें ऐड करने का ऑप्शन है इसमें। ठीक है, अब सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं इसमें। ठीक है, सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम क्या है आपका, इसमें क्या है कि आप एक प्रोग्राम बनाया हमने हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड में देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज यूज किया गया है। सबसे पहले इस हैश की बात करते हैं। जो हैश दिया हुआ है इसको क्या कहते हैं, ये जो सिंबल है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इन सी, प्री प्रोसेसर जो हम लोग का लास्ट यूनिट है उसको हम लोग जब देखेंगे उसमें और भी डिटेल समझ में आएगा। प्री प्रोसेसर क्या होता है कि जब प्रोग्राम रन करता है तो सबसे पहले वो प्री प्रोसेसर ढूंढता है, प्री प्रोसेसर ढूंढता है, इसको प्री प्रोसेसर कहते हैं। इसको ढूंढता है और यहीं से स्टार्ट कर देता है हमारा प्रोग्राम। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर कमांड दैट आर एग्जीक्यूटेड बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन, बिफोर द एक्चुअल कंपाइलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिगिन। ठीक है, कंपाइलेशन से ठीक पहले क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, तो इसको करके यहाँ पर भाई क्या क्या काम है इसको इन कर दिया। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें हम लोग क्या किया, हैश इंक्लूड stdio.h, हमने क्या किया कि यूज किया इसको stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इसके एक लाइब्रेरी फाइल हेडर फाइल होती है हमारे पास बहुत सारा, जैसे कि हमने बताया कि सी में पहले से ही इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। तो हैश इंक्लूड इस प्रोग्राम में हमें इंक्लूड कर दे क्या, एक stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच एक्सटेंशन होता है, हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे डॉट एच है, हमने डॉट एच लगाया। तो यहाँ पे डॉट एच लगाने पे यहाँ पे क्या किया कि इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर दे। और करने की वजह ये थी कि ये जो प्रिंटफ फंक्शन है, प्रिंटफ फंक्शन ये जो इसी हेडर फाइल के अंदर है, तो पहले उस फाइल को उठा के हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवा लिया, फिर उसके जो फंक्शन है उनको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, मेन मेथड, मेन मेथड क्या होता है कि हमें अगर कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करना है उसमें मेन जरूर लिखना है, मेन मेथड। तो कुछ कंपाइलर में इंट और यहाँ पे इंट लिखेंगे तब मेन के साथ करेंगे, इंट मेन लिखा तो यहाँ रिटर्न 0 कर दिया है। कुछ में वॉइड मेन लिखेंगे, तो वॉइड मेन जब लिखेंगे तो ये रिटर्न 0 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ध्यान मत या कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, कुछ कंपाइलर में अलग तरीके से करें, कुछ में कुछ अलग तरीके से। तो अगर नहीं चल रहा है तो आप इंट करने कह रहा है कि भाई इंट यूज करिए, तो इंट लगाइए और रिटर्न 0 कर दीजिएगा। ठीक है, इंट मेन, दिस मेन फंक्शन वेयर प्रोग्राम एग्जीक्यूट स्टार्टिंग प्रोग्राम जो होता है आपका मेन मेथड होता है, मेन ही मेथड होता है। स्मॉल लेटर में लिखेंगे, सी जो है केस सेंसिटिव है, ये स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में दोनों में डिफरेंस समझता है। ठीक है, मेन आपका मेथड
स्टार्ट होगा। और इंट क्या कर रहा है, ये क्या है, एक रिटर्न टाइप है, ठीक है, रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू, टिपिकली 0 व्हेन द प्रोग्राम एंड सक्सेसफुली। हम जब भी 0 लिख देते हैं तो ये मेन को हम बता देते हैं कि भाई मेन मेथड जो हमारा जो है सक्सेसफुली रन कर गया, इसलिए ज़्यादातर 0 ही रखते हैं। और प्रिंट हेलो क्या है, प्रिंटफ जो है फंक्शन है जो कि हमारे पास आउटपुट पे एक आउटपुट प्रिंट करने के लिए काम करता है। जैसे कि यहाँ पे हेलो वर्ड हमें प्रिंट करवाना था, तो हमने हेलो वर्ड को प्रिंट करवा दिया। और ये \n ये आपका न्यू लाइन के लिए यूज होता है, ठीक है। न्यू लाइन की अगर हम यूज करना, न्यू लाइन में भेजना है तो वहां पर \n कर देते हैं। इसका हम लोग डिटेल में और आगे जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। और रिटर्न 0 कर दिया इसी फंक्शन में। इस फंक्शन में हम लोग क्या कर दिया, रिटर्न 0 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एंड लिखा तो इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रोग्राम सी लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ है। और इसमें हम लोग और भी आगे देखेंगे कि अब हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।